नमस्कार, मैं हूं टीना। जननायक में आप सबका स्वागत है। कोटा शहर पुलिस अधीक्षक से कल हमने कोटा शहर में पढ़ने आ रहे कोचिंग विद्यार्थियों के मसले पर बात की थी। वहीं हमने उनसे महिला उत्पीड़न व शहर में हो रहे अपराध, मर्डर, चेन स्केचिंग व लूट के बारे में भी जानकारी हासिल की। उनका कहना था कि जितने भी वारदातें शहर में हुई हैं, उन वारदातों का खुलासा हमने 24 घंटे में किया है। शहर में ज्यादातर वारदातें चाकूबाजी की होती है, चाहे वह आपसी रंजिश, पति पत्नी के आपसी झगड़े या फिर दो दोस्तों के बीच मामूली झगड़े हों। पुलिस हर समय जनता के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। साथ ही हमने उनके कार्यकाल में आई चुनौतियां व उन्हीं के विभाग के पुलिस कर्मियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। चाकूबाजी एक बड़ा कॉमन अपराध है कोटा शहर के संदर्भ में। महिलाएं और बच्चे अभी भी उस कमांडिंग पोजीशन में नहीं है जो पुरुषों के पास है, और मैंने अपनी ट्रेनिंग से लेकर आज तक यही सीखा है कि चुनौतियों का पूरी दृढ़ता से सामना किया जाए। मुझे अब तक की नौकरी में कभी भी कोई भी राजनीतिक दबाव महसूस नहीं हुआ। अपराध विहीन समाज हो नहीं सकता, अपराध तो होंगे लेकिन उस पर अंकुश रहे। नमस्कार, मैं हूं टीना। जननायक में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ है कोटा शहर के पुलिस अधीक्षक श्री शरद चौधरी जी। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। कोटा अपने आप में विविधताओं से भरा हुआ शहर है। यहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों के लोग आते हैं और यहीं पर घुल मिल जाते हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम और हमारी पुलिस उठाती है। तो एसपी साहब, आपका स्वागत है जननायक में। जी धन्यवाद, शुक्रिया, और मेरी तरफ से भी आपके सारे श्रोताओं को नमस्कार। सर, आप कोटा ग्रामीण में भी रहे हैं और अब सिटी देख रहे हैं, तो क्या मिजाज रहा आपकी नज़र में क्राइम का? देखिए, राजस्थान सरकार का आदेश निकलता है और जिस भी ज़िले का होता है हमें वहाँ नौकरी करनी होती है जी। तो ये बात सही है कि मैं कोटा शहर पुलिस अधीक्षक से पहले कोटा ग्रामीण में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम कर चुका हूँ। मेरा कार्यकाल लगभग 1.5 वर्ष रहा था। उसमें कुछ कोरोना काल का भी पीरियड था, लेकिन यदि मैं एक लाइन में कहूँ तो बड़ा अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ था। और मैं कोटा ग्रामीण इलाके के रहने वाले लोगों का आभारी था कि उन्होंने मेरी पुलिसिंग में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी मेरे साथ मदद करी। कंधे से कंधा मिला करके वो मेरे साथ चले। छोटी मोटी कोई समस्याएं हुई, मैं उनके बीच में गया, उसमें भी उन्होंने सहयोग किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस कोटा ग्रामीण का रहा था। अब कोटा सिटी में कैसा एक्सपीरियंस है सर आपका? मैंने 16 फरवरी 2023 को कोटा शहर एसपी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और आज 18 जुलाई है, तो लगभग 5 माह का मेरा कार्यकाल अभी यहाँ का हुआ है। और यहाँ के संदर्भ में भी यही कहना चाहूँगा कि कोटा शहर के भी जो नागरिक बंधु हैं जो यहाँ रहते हैं, मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। कोटा शहर पुलिस के जो मेरे अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनका मुझे सहयोग मिल रहा है। हम एक टीम की तरह से काम कर रहे हैं और इसीलिए आपके माध्यम से समय समय पर जब मैं आता हूँ और अपनी अपराधों की रोकथाम के संदर्भ में हमने क्या किया है विवेचना करता हूँ, तो आपने भी महसूस किया होगा कि कोटा शहर पुलिस, मैं ये तो दावा नहीं करता और संभव भी नहीं है कि हमने अपराध विहीन कर दिया कोटा शहर को, लेकिन हमारा प्रभावी नियंत्रण है। और कोई भी वारदात अगर होती है तो अभी तक का रिकॉर्ड है 24 घंटे के अंदर हम उस वारदात को खोल पाने में सक्षम हुए हैं। 2-3 वारदातें हैं जिसमें हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा। कैसा मिजाज लगा आपको? क्राइम कितना देखा आपने कोटा में? कोटा शहर के संदर्भ में मैं बताऊं, कोटा ग्रामीण और शहर के संदर्भ में एक जो मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे मैं जब नौकरी में आया था तब भी मैं सुनता था, आज भी मैं देख रहा हूँ, चाकूबाजी एक बड़ा कॉमन अपराध है कोटा शहर के संदर्भ में। कोटा ग्रामीण में नहीं था। वहाँ यदि 2 पक्षों में झगड़ा होता था तो लठ चलते थे, सर खुल जाते थे, फ्रैक्चर हो जाते थे। कोटा शहर में चाहे अपराधी लड़ें, चाहे 2 दोस्त लड़ें, यहाँ तक कि एक में तो पति पत्नी का झगड़ा हुआ, उसमें भी चाकू पति ने पत्नी के, पत्नी ने पति के
मार दिया। तो चाकूबाजी कोई विशेष है कोटा शहर के संदर्भ में, लेकिन मुझे तसल्ली सिर्फ इस बात की है कि अपराध तो हो रहा, लेकिन अब तक चाकूबाजी के जितने भी अपराध हुए विगत 5 महीने के कार्यकाल में, एक भी ऐसा नहीं है जो अभी तक कोटा शहर पुलिस की पकड़ से अपराधी दूर हों। सर, आप बाहर रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? देखिए, वैसे तो मुझसे कोई प्रश्न पूछता है तो मैं उसको जवाब हमेशा ये देता हूँ कि मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली की है। मूलतः मेरे रूट्स जो मेरे फोर फादर्स थे वो सीकर का ज़िला है। मेरा बचपना उत्तर प्रदेश में बीता, चूँकि मेरे पिताजी वहाँ नौकरी में थे। फिर जब मैं पढ़ रहा था ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सब दिल्ली का है, और अब मैं सेवाएं राजस्थान में दे रहा हूँ। सर, पुलिस में कैसे आए आप? देखिए, ये तो बात निश्चित है कि मेरी पुलिस चॉइस नहीं थी जी। मैंने जीवन का जो पहली परीक्षा दी वो आईएएस की थी, सिविल सर्विसेज की। यूपीएससी की परीक्षा तब भी होती थी, आज भी होती है। मैं इंटरव्यू तक गया लेकिन सफल नहीं हो पाया, और मैं उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में और जेएनयू वगैरह में अध्ययनरत था। अंततः 3 अटेम्प्ट मुझको मिले, तीनों अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया। अब मेरा दुर्भाग्य था कि मेरा चयन अखिल भारतीय सेवाओं में तब नहीं हुआ। यूपीएससी ने मुझे चयनित नहीं किया। कभी मैं 5 अंक से, कभी 6 अंक से रह जा रहा था। राजस्थान के संदर्भ में मैंने ये पहली बार जो राजस्थान आरएएस की परीक्षा होती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग कराता है, परीक्षा भरी। वो जो मेरी तैयारी थी, मुझे ऐसा लगता है वो यहाँ काम आ गई, और मैं प्रथम प्रयास में चयनित हो गया, और मेरिट के हिसाब से मुझे राजस्थान पुलिस मिली। मैं उन दिनों किसी जॉब में था जो पुलिस से... मतलब सर, आप खुश नहीं हैं पुलिस? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, चूँकि आपने पूरा जवाब मांगा है तो मैं थोड़ा सा भूमिका बना करके आपको जवाब दे रहा हूँ। तो मैं जिस नौकरी से आया था वो यूनिफॉर्म्ड जॉब नहीं था, 10 से 5 का जैसे होता है, या 9:30 से 6 का जॉब होता है। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है। यहाँ आने के बाद में हमारी ट्रेनिंग सुबह 4 बजे हम उठते थे। तो शुरुआत में मुझे लगा मैं कहाँ फंस गया आकर के, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, फंस गया। वास्तव में यही फीलिंग थी। लेकिन आज 24 साल की सेवाएं देने के उपरांत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन नौकरी है पुलिस की। निश्चित रूप से समय बहुत देना पड़ता है। 365 दिन हम नौकरी करते हैं। होली दिवाली भी हमारी नहीं होती। जनता जब शांतिपूर्वक मना लेती है तो हम अगले दिन त्योहार को मनाते हैं। जी, देखा जा रहा है सर कि पुलिस की इमरजेंसी ड्यूटी होती है, पुलिस पूरे 24 घंटे काम करती है। ऐसे में सर, परिवार का क्या सपोर्ट होता है आपको? ये बड़ा वाजिब सा प्रश्न है। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो भी हैं, उनके परिवारजनों को भी एक कीमत अदा करनी पड़ती है। मेरा परिवार भी अदा कर रहा है और अब सीख गया इस चीज़ को। नए जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ तो मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप इस बात से परेशान थे कि ये सुबह जाता है, रात में भी आने का कोई समय नहीं है। मेरी शुरुआती नौकरी भरतपुर धौलपुर की थी, वहाँ एंटी डकैती ऑपरेशंस होते थे। अब मैं उसमें हो सकता था कभी 2-2 रात घर नहीं आता था। चंबल के बिहड़ों में मेरे ऑपरेशंस चलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय से उनको भी ये सीख मिली कि ये नौकरी है, जॉब प्रोफाइल है, इससे एडजस्ट करना पड़ेगा। प्लस उनको ये भी लगा कि मेरे ऑफिस में या बंगले में या आपके माध्यम से जब हम कुछ अच्छा करते थे और हमारी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा होती थी, तो उन्हें भी फिर बड़ा अच्छा लगता था कि सेटिस्फेक्शन मिलता था। मेरे फादर प्रसन्न होते थे, मदर प्रसन्न होती थी। उसके पहले की जो नौकरी थी उसमें तो कहीं ऐसा कुछ होता नहीं था, रूटीन का जॉब था, वो करते थे। फिर पत्नी को भी समझ में आया, धीरे धीरे बच्चे छोटे थे तब तो नहीं समझते थे, लेकिन अब सब मेंबर समझते हैं कि हम मेहनत ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पीड़ित, गरीब, समाज का निर्बलतम व्यक्ति जब हम उसके साथ खड़े होते हैं और उसको मदद पहुंचाते हैं तो खुद को भी बड़ा आत्मिक सुख मिलता है। और परिवार वाले भी जब आपके माध्यम से आप इसको चैनल में चलाते हैं, मीडिया में दिखाते हैं, अखबारों में छापते हैं, वो पढ़ते हैं, तो उनको भी बड़ी सुखानुभूति होती है कि उनका बेटा, उनका पति या उन बच्चों का फादर कुछ अच्छा कर रहा है, कि जनता खुश है, प्रसन्न है।
सर, इस कार्यकाल में क्या चुनौतियां आई आपके सामने, वो आप हमें बताना चाहेंगे? देखिए, पुलिस की नौकरी हमेशा चुनौतियों से भरी होती है जी। किसी भी पुलिस अधिकारी से आप पूछेंगे, लगातार चुनौतियां उसके साथ चलती हैं। फेस करना उसका दायित्व है। और मैंने अपनी ट्रेनिंग से लेकर आज तक यही सीखा है कि चुनौतियों का पूरी दृढ़ता से सामना किया जाए। इस 5 महीने के कार्यकाल में तुरंत यदि मुझे कोई चीज़ याद आ रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट, एक परिवार के यहाँ रात में नकाबजनी हो जाती है और हमारे पास क्लू नहीं है कोई, चूँकि वो मुंह पे नकाब बांध करके आते हैं। जी जी। उन्हें भी नहीं पता, घटना तो हो गई, अब कोई बताने वाला नहीं घटना कैसे हुई और किसने करी। जी। अब पुलिस उसमें लगती है, मेरी टीमें लगती हैं, कुछ हमारा एक्सपीरियंस होता है, कुछ चिन्हित अपराधी होते हैं, शायद उसने किया होगा घटना स्थल देख करके। तो अंधेरे कमरे में हम सुई को तलाशते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। करते करते हम मध्य प्रदेश तक पहुँचे और कोटा शहर पुलिस के इतिहास में मध्य प्रदेश का वो थाना और वो जिला हमारी लगभग 250 लोगों की टीम ने दबिश दी जा करके। 250 लोगों की हम बसों में भर के गए। हमारे जो मुलजिम वांटेड थे, ये हमारा दुर्भाग्य, हमें नहीं मिले, लेकिन उस दबिश से 16 वारदातें खुली और उनके जो विभिन्न मुलजिम थे वो पकड़ में आए। वो कोई 12 के थे, कोई कोटा ग्रामीण के थे, खुद वो मध्य प्रदेश के थे, उनके मुलजिम हमने पकड़ के दिए। तो उनका भी प्रशंसा पत्र उनके एसपी और आईजी साहब का, हमारे जो रेंज आईजी साहब है उन्होंने वहाँ के रेंज आईजी साहब से भी चर्चा करी कि भाई इनको मदद करिएगा। तो हमारी टीम जब गई मदद मिली। तो हम भी जब सोच के गए थे, हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन इतनी उपलब्धि हमारी हुई। देखा जा रहा है सर कि कोटा शहर ही नहीं, हर जगह राजनीतिक दबाव तो रहता ही है, ठीक है, तो वो उसे आप कैसे हैंडल करते हैं जब पॉलिटिक्स का प्रेशर आता है किसी चीज़ को लेकर आपके ऊपर? देखिए, मैं 2 चीज़ें हमेशा बड़ी स्पष्टता से बोलता हूँ जी। आपको कानून की स्थिति को समझना पड़ेगा। जी। भारत का संविधान और संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है, शब्द का चयन देखिए, पॉलिटिकल मास्टर्स, जी। और हम क्या हैं, पब्लिक सर्वेंट। जी बिल्कुल। तो पॉलिटिशियन जो भी सरकार है उसके आगे शब्द इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिकल मास्टर। जी। और हम जो सेवक हैं, लोक सेवक हैं, उनके आगे शब्द इस्तेमाल हो रहा है पब्लिक सर्वेंट, अंग्रेजी में ये कहा जाता है। तो एक प्रकार से ये रिलेशनशिप स्पष्ट हो रही है। जनता ने जिनको चुना उन्होंने सरकार बनाई। अब जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति वो जो जन सेवक हैं खुद तो कर नहीं सकते। जी बिल्कुल। पुलिस संबंधी है तो हमारे माध्यम से पूर्ति कराते हैं, प्रशासनिक है तो जिला कलेक्टर उनकी टीम से कराते हैं, औद्योगिक विभाग की है तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से कराते हैं। जी। तो ये संवैधानिक व्यवस्था है कि जनता की चुनी हुई सरकार को काम, हम जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स में चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, सिपाही से लेकर डीजीपी तक सभी आते हैं। जी। उसको जामा पहनाना, मूर्त रूप में करना, रिजल्ट देना, वो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल। इसको कभी कभी ब्यूरोक्रेट्स, जो हम पब्लिक सर्वेंट से कहते हैं भाई, वहाँ पर राजनीतिक दबाव है, मेरा मानना है राजनीतिक दबाव नहीं है, ये अपेक्षा थी जनता की, वो उस मंत्री को, राज्य सरकार को पूर्ति करनी है, वो हमें दिशा निर्देश देते हैं, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। मुझे अब तक की नौकरी में कभी भी कोई भी राजनीतिक दबाव महसूस नहीं हुआ। वो बड़ी स्पष्टता से बताते हैं कि भाई ये चीज़ हो सकती है, ये करना है, अगर वो कानून के विधि सम्मत दायरे में हो सकती है तो हम बिल्कुल करते हैं, नहीं हो सकती है तो विनम्रता से निवेदन करते हैं। जैसे किसी पॉलिटिक्स का प्रेशर आ जाए तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, आप जो शब्द इस्तेमाल कर रही हैं ना, प्रेशर, मेरा विरोध इस शब्द से है। जी। उनका निर्देश हो सकता है एसपी को कि भाई आपको ऐसा करना है, क्योंकि उनके पास कोई जनता जनार्दन डेलीगेशन कुछ आया, उसने कुछ कहा, उन्होंने कहा भाई एसपी साहब ये ऐसा करना है। अब अगर वो विधि सम्मत है, हो सकता है तो हम उसे मूर्त रूप देते हैं, नहीं हो सकता है तो हम उन्हें समझाते हैं कि सर ये चीज़ संभव नहीं है, नियम ये कहता है, कानून ये कहता है, ये होता। मुझे आज तक एक भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं मिला, राजनेता नहीं मिला, किसी भी पार्टी, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, जिसने कहा हो विधि सम्मत नहीं है लेकिन करके बताओ। जैसे ही हम उनसे निवेदन करते हैं सर विधि सम्मत नहीं है, वो स्वीकार करते हैं, ठीक है, फिर वो ये कह सकते हैं
कि इसका कोई रास्ता निकालिए, तो वो रास्ता भी विधि सम्मति होगा, क्योंकि देश तो कानून से ही चलेगा, संविधान से ही चलेगा, उससे अलहदा तो चल नहीं सकता। तो वो विधि सम्मत तरीके ही तलाशे जाते हैं। सर, पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है, उसके बाद भी वारदातें हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदिकाल से, जब से मानव सभ्यता है, अपराध होते रहे। अपराध का प्रकार बदल सकता है और उन अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए पुलिस की व्यवस्था अंग्रेज़ों के काल से आती है। उसके पहले मोटी मोटी यूनिफॉर्म पुलिस की व्यवस्था नहीं थी हमारे यहाँ। पुलिस एक्ट बनता है 1861 में, तब इस पुलिस का जन्म होता है। अपराध होते हैं। हमारा बेसिक, अगर एक लाइन में कोई पूछे भाई पुलिस का क्या दायित्व है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनी रहे और अपराधियों पे अंकुश, ये हमारा दो मोटे मोटे से काम है। बाकी छोटे मोटे और भी कई सारे काम हैं। तो अपराध होंगे, ऐसी परिकल्पना करना कि अपराध विहीन समाज बन जाए, ये बड़ी आदर्शवादी ठीक है। अमेरिका में भी अपराध हो रहे हैं, रशिया में भी हो रहे हैं, लंदन में भी हो रहे हैं, जर्मनी में भी हो रहे हैं। इनका नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, ये विकसित देश हैं, अपराध वहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन एक भिन्न प्रकृति के हो रहे हैं। अपराध हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, उनकी प्रकृति भिन्न है। वहाँ भी पुलिस है, यहाँ भी पुलिस है। वहाँ की पुलिस की चुनौतियाँ अलग हैं, यहाँ की पुलिस की चुनौतियाँ अलग हैं। मैं मानता हूँ अपराध विहीन समाज हो नहीं सकता। अपराध तो होंगे, लेकिन उस पर अंकुश रहे और अपराधियों पे अंकुश रहे। इसीलिए पुलिस ही अकेली व्यवस्था नहीं है। हम जो भी फाइल बनाते हैं, एफआईआर चालान पकड़ते हैं, अंत में हम माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय फिर वो ट्रायल की एक प्रक्रिया है, वो पूरा करता है। उसे अपराधी मानता है तो सजा है, अपराधी नहीं मानता है तो बरी हो जाता है। जो हम पकड़ते हैं, जिन्हें सजा होती है, तो एक जेल की व्यवस्था है, अपराधी वहाँ पे रहते हैं। तो ये पूरा जेल की व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, ये सब मिल करके एक न्याय देने की जो समाज को व्यवस्था है, उसका काम करते हैं। हम भी उसका एक अंग है, इंक्लूडिंग जुडिशरी, इंक्लूडिंग जेल सर्विसेज। तो ये सतत प्रक्रिया है, वो चलेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस लगता है कि नहीं साहब, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। वो किसी भी पुलिस, जिला पुलिस के लिए अच्छी नहीं होती, राज्य पुलिस के लिए अच्छी नहीं होती। अपराध होंगे, पकड़ लिए, गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिए, माननीय न्यायालय सजा सुना रहा, बरी कर रहा, वो उनकी एक प्रक्रिया है, वो करते हैं। जी बिल्कुल। सर, फायरिंग, चेन लूट, ऐसी वारदातें होती है जिसकी वजह से लोग डर भी जाते हैं, दहशत में जीते हैं, तो क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सारे कोटा शहर निवासियों को, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। कोटा शहर पुलिस हर वक्त उनके साथ है। तमाम नंबर्स, 100 नंबर से लेके विभिन्न मोबाइल नंबर्स उपलब्ध हैं। उनको कोई परेशानी है, पीड़ा है, वो तत्काल बता सकते हैं, उसका निदान भी होता है। हम लगभग 8 से 10 हज़ार मुकदमे हर साल दर्ज करते हैं, लगभग 1 लाख परिवादों का निस्तारण करते हैं। यहाँ पे एक समझने वाली बात इतनी सी है, हमारे पास हमेशा 2 पक्ष आते हैं, एक शिकायत करता है और एक शिकायत करता जिसकी शिकायत कर रहा है। अब ये हमारी काबिलियत है कि हम कितनी तरीके से न्याय करते हैं कि अगर शिकायत करता सही है तो हम उसकी बात माने, और यदि वो जिसके खिलाफ शिकायत कर रहा है, जो एक्यूज्ड है, वो सही है तो उसकी बात माने। प्रयास तो कोटा शहर पुलिस और सारी राजस्थान पुलिस और इन भारतवर्ष की पुलिस करती है। निश्चित रूप से हमसे भी कुछ गलतियां होती होंगी, ऐसा नहीं कि 100% फुल प्रूफ सिस्टम है। अब जहाँ तक बात आई डर और दहशत की, तो ऐसा राजस्थान में माहौल नहीं है, ऐसा कोटा शहर में भी माहौल नहीं है। फायरिंग के यदि अपराध हुए तो फायरिंग के समस्त अपराधी पकड़ लिए गए। ऐसा कोई भी अपराधी आज की तारीख में नहीं है जिसके द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई और वो पकड़ में ना आया। ऐसा कोई भी अपराधी कोटा शहर में नहीं है जो एक दहशत का माहौल उसने बना दिया हो और वो किसी को भी फ़ोन कर रहा हो, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अपराधी जरूर है, ये बात सही है, अपराधी हैं, हम उन्हें पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं और न्यायालय उनको सजा बरी की कार्रवाई कर रहा है। सर, महिला उत्पीड़न के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, जो केस होते हैं महिलाओं के साथ? राजस्थान सरकार महिला एवं बच्चों के विषय में जो अपराध हो रहे हैं बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है, और उसी के संदर्भ में आप देखेंगे कि एक स्पेशल यूनिट सिकाऊ करके बनाया है। उसमें
इसमें हमारे यहाँ जैसे एक एडिशनल एसपी उमा शर्मा जी हैं, वो उसकी प्रभारी अधिकारी हैं। जी। मेरा ऐसा मानना है, महिलाएं और बच्चे बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं, बावजूद तमाम शिक्षा के, बावजूद तमाम विकास के। महिलाएं और बच्चे अभी भी उस कमांडिंग पोजीशन में नहीं हैं जो पुरुषों के पास है। जी। हमें स्वीकार करना पड़ेगा, पुरुष प्रधान समाज है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। जी। तो वो ताकतवर हैं, महिला और बच्चे कमज़ोर हैं। जी। तो उन पे अपराध कर पाना थोड़ा आसान है। जी। तो इस वजह से अपराध महिलाओं और बच्चों पे ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि वो डिपेंडेंट हैं पुरुषों के ऊपर। जी। इसी को देख करके सरकार द्वारा कभी महिला थाना बनाया गया, अभी ये सिकाऊ सेल बनाया गया है, पोक्सो की धाराएं लाई गई हैं बच्चों के संदर्भ में। राजस्थान सरकार और भारत की सरकार सभी बहुत संवेदनशील हैं कि बच्चों पे और महिलाओं पे कम से कम अत्याचार हो तो तुरंत कार्रवाई हो। उसके मापदंड अलग कर दिए, विदिन 2 मंथ्स केस का डिस्पोजल हो, चालान पेश हो, कई सारी बाध्यताएं उसके अंदर। डिप्टी एसपी तफ्तीश करेगा। उस दौर से हम गुजर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। अपेक्षा है कि महिलाओं और बच्चों पे अपराध कम हो, लेकिन आपका कहना सही है कि वो सॉफ्ट टारगेट है। चुनाव आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं सर? हर 5वें साल विधानसभा का चुनाव आता है। इस बार भी दिसंबर के प्रथम सप्ताह में चुनावी तिथियों की घोषणा इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाएगी। तैयारियां जैसे कि आपको पता है काफ़ी पहले से शुरू हो जाती हैं। 15 और 16 जून को इलेक्शन कमीशन के द्वारा राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की बैठक जयपुर में ली गई थी, जो पहली बैठक थी। उसमें हमको इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से निर्देश मिले थे। उसकी पालना एसपी के रूप में मैं और राजस्थान भर के एसपी और कलेक्टर ने करने की शुरुआत कर दी है। अब ये चुनाव आयोग की बैठकें 15 दिन या 1 महीने के अंतराल पे होंगी, और आगे फिर ये साप्ताहिक हुआ करेंगी। हमें जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे हम उसकी पालना करेंगे। और आपको पता है 45 दिन पहले आचार संहिता लग जाती है। उस आचार संहिता के तहत फिर ये चुनाव बड़ी निष्पक्षता के साथ और निर्भीकता के साथ हम संपन्न करवाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल आपके डिपार्टमेंट से कि सर पुलिस वालों को भी वीकली ऑफ मिलता था। हाँ। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वीकली ऑफ कब से लागू होगा इनको? हाँ। क्या योजना है उसके ऊपर? देखिए, मैं बताऊं, हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय कोटा नवंबर में आए थे। जी। तो जवानों ने उनसे बात करी। वो दिल से, मन से सभी जवानों को 1 दिन का वीकली रेस्ट देना चाहते हैं। जी। ये उनकी मनस्थिति है कि बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा, ये बात भी सही है। इसका फिर एक कैलकुलेशन हुआ, मैंने भी किया और पुलिस मुख्यालय के स्तर पर भी हुआ है। क्या 100 व्यक्ति यदि हैं तो उसमें लगभग, जैसा कि सब विभागों में, तो हमारे यहाँ भी 25-30% रिक्तियाँ हैं, वैकेंसी हैं। तो हम 70% स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, मोटा मोटा। कहीं थोड़ा 2% कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। और वीकली रेस्ट देखा जाए, जैसे मेरे यहाँ लगभग आज की तारीख में 2400-2500 की नफरी है, स्ट्रेंथ है, जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल वगैरह है। तो मैं अगर 7 से भाग दूं तो 7 या 21 और 7 चौक 28, तो लगभग 300-350 लोग एक दिन वीक रेस्ट पे चले जाएंगे यदि मैं उन्हें वीकली रेस्ट दे देता हूँ। तो हमारी 30% की कमी है, तो वही लगभग 300 की लगभग हो गई जो है, और 300 ये वीकली रेस्ट पे चले गए, तो 600 आदमी की कमी प्रत्येक दिन रहेगी। तो मतलब 30 और 20 और आधी नफरी पे कोटा शहर काम करेगा। अब आज की परिस्थितियों को देखते हुए जब हम वीकली रेस्ट नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी अपराधियों पे और अपराधों पे अंकुश लगाने में हमारे एड़ी चोटी का जोर आ रहा है। जब हम राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं 365 दिन, मैं स्वयं इस ऑफिस में, आप कभी भी आ जाइए, शनिवार को भी बैठता हूँ, संडे को भी आधा दिन बैठता हूँ, इस वजह से कि परिवादी कोई है उसकी सुनवाई हो सके, मेरा काम कोई पेंडिंग नहीं रहे और रूटीन में काम चलता रहे। यही मेरे सिपाहियों की स्थिति है जो विभिन्न थानों पे हैं कि वो 365 दिन की वर्किंग कर रहे हैं। हम प्रयासरत हैं। मुझे लग रहा है शायद साप्ताहिक तो नहीं, लेकिन फोर्टनाइटली 15 दिन में एक बार रेस्ट देने में अतिशीघ्र कामयाब होंगे। ऐसा अध्ययन जयपुर
और हमारे कोटा में चल रहा है। जी। तो जैसे ही वो मटेरियलाइज हो जाएगा तो हम फोर्टनाइटली रेस्ट बिल्कुल देंगे। सर ये देखा गया है कि जवाहरनगर थाना है, बोरखेड़ा थाना है, कुनाड़ी थाना है, वहाँ पे सर कोचिंग संस्थान की भीड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन पुलिस जाब्ता कम है। तो क्या आपका अतिरिक्त पुलिस बढ़ाने की योजना है, क्या है आपका? आपको विदित है, मैं एज एन एसपी, यहाँ तक कि मेरे आईजी यहाँ बैठते हैं, हम नफरी नहीं बढ़ा सकते। जी। एक भर्ती की प्रक्रिया है, चाहे वो सिपाही की भर्ती हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे आरपीएस की हो, चाहे आईपीएस की हो। आईपीएस की भर्ती यूपीएससी करता है, आरपीएस और सब इंस्पेक्टर की भर्ती आरपीएससी करता है, और सिपाही की भर्ती हम स्वयं, हमारा पुलिस मुख्यालय करता है। वो हर साल हो रही है। जी। हर साल हम करीब 5-6 हज़ार 7 हज़ार सिपाहियों की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन लगभग मिलती जुलती संख्या में लोग रिटायर भी होते हैं। जी। अब हम एक्स्ट्रा कहीं से लोग ले आएंगे ना, तो मेरे बस में है, अधिकार क्षेत्र में है। सर होमगार्ड का डिपार्टमेंट भी है ना आपसे कनेक्ट? देखिए वो पुलिस से अलहदा है, जी। वो पुलिस से अलहदा एक डिपार्टमेंट है होमगार्ड। पहले हम उनकी मदद काफ़ी लिया करते थे और विशेष करके रात्रि गश्त में लिया करते थे। फिर बाद में जैसे राजस्थान सरकार के निर्देश आए, आज की तारीख में रात्रि गश्त में हमको होमगार्ड नहीं मिलते हैं, पहले मिला करते थे। कारण क्या रहा सर? अब ये तो देखिए राज्य सरकार के स्तर का निर्णय है, पूरे राजस्थान में लागू है। कोटा को नहीं मिल रहे हैं तो अजमेर को भी नहीं मिल रहे हैं, तो जयपुर को भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये राज्य स्तरीय निर्णय है, इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। सर सर ये पुलिस पदोन्नति के भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, तो इसके क्या योजना देखिए है? मेरा क्या मानना प्रयास यह है, पदोन्नति की सतत प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। जी। किन्हीं कारणों से कोई कर्मचारी अधिकारी ही कोर्ट जाता है, अब मेरे साथ सही नहीं हुआ और माननीय न्यायालय फिर उस व्यवस्था पे रोक लगाती है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर उसमें एक समय लगता है, तब तक वो पदोन्नति की प्रक्रिया रुक जाती है। जी। अब मैं ना तो माननीय न्यायालय के कार्य पर टिप्पणी कर सकता हूँ, ना अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य पर टिप्पणी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा है। जी। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति कोर्ट जा रहे हैं, बजाय कोर्ट जाने के यदि वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, मान लीजिए मेरे पुलिस का जवान है, हेड कांस्टेबल है, तो मेरे से, आईजी साहब से, पुलिस मुख्यालय से संपर्क करें। उसकी कोई पीड़ा ग्रीवियांस है, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, और ताकि ये जो रेगुलर पदोन्नतियां न रुकें। जी। अब ये कोर्ट कचहरी की चक्कर में रुक जाती हैं, और रुक जाती हैं फिर ये डिले होती हैं। जी। अब जब डिले होती हैं तो वो सारा पूरा जो सिस्टम है वो हेल्ड अप हो जाता है। तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका प्रश्न वाजिब है कि ये हो तो रहा है। सर आप आए दिन देखते हैं कि जब कोटा शहर में जब आयरन के बच्चे निकलते हैं या दूसरे संस्थानों के, कोचिंग संस्थानों के जब बच्चे निकलते हैं तो काफ़ी रश हो जाता है, लोगों के चलने की वो नहीं होती है, जगह नहीं होती है, बच्चे खुद बहुत दुविधा महसूस करते हैं चलते हुए। तो सर पुलिस प्रशासन उसकी व्यवस्था को कैसे सुचारू कर सकता है? आपके प्रश्न का उत्तर मैं यूँ देना चाहूँगा कि कोटा शहर की मान लीजिए आबादी 12 लाख है जी। तो उसमें ये 2.25-2.5 लाख बच्चे एक एडेड लोग हैं, तो आबादी हो गई 14 लाख, 14.5 लाख या 15 लाख जो भी है। निश्चित रूप से कोचिंग छूटती है, कोई 1000 बच्चों की क्लास है, कुछ है, और आपने देखा है कोचिंग हब एक ही जगह पे है। जी बिल्कुल। एलएन की कोचिंग है, मोशन की, आकाश की। अब ये बच्चे एक साथ छूटे, अब छूटे तो सड़कों पे आएंगे, क्योंकि उन्हीं रस्तों से इनको जाना है अपने पीजी या हॉस्टल तक। सड़कों की चौड़ाई जितनी है वो उतनी है, वो तो बढ़ नहीं सकती। उस पे फिर इनके वाहन, ऑटो, गाड़ी जिससे भी आ रहे हैं या पैदल, साइकिल, वो आ जाते हैं। तो तात्कालिक एकदम से रश होता है, बात सही है। हमारा ट्रैफिक का महकमा प्लस जहाँ महिला पीजी या विमेन कैंडिडेट्स निकलते हैं, तो आपने देखा होगा स्कूटी पे ब्लैक ड्रेस पहने हमारा अभया गश्ती दल है, उनको हम लगाते हैं। हम प्रयास करते हैं, वाहनों की संख्या अचानक बढ़ी तो उसको स्ट्रीमलाइन करके हम निकाल दें, लेकिन वो भीड़ तो बढ़ी, क्योंकि एक साथ एकदम से 1000 लोग आए, एक कोचिंग से 500, इस कोचिंग से 500, तो 2-2.5 हज़ार की भीड़ एक साथ आ गई। तो अब अपने साधनों से वो चलेगी, तो वो बिल्कुल, आप अगर वहाँ पे हैं तो आपको लगेगा जाम हो गया, रश हो गया, हम उसे क्लियर कराते हैं। अब ये रोज की प्रक्रिया है और दिन में कई बार होती है, क्योंकि क्लास कोई 1 घंटे की है, 2 घंटे की, उस इंटरवल से वो छूट रही हैं क्लासेस लगातार। प्लस वैसे ही बच्चे आ भी रहे हैं, बच्चे कोचिंग से निकल भी रहे हैं और बच्चे कोचिंग में जा भी रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हैं।
हमारे पास जितना भी ट्रैफिक का जाब्ता है, थाने का जाब्ता है, अभया गश्ती दल है, उनको हम पूरा का पूरा डिप्लॉय करते हैं ताकि निर्बाध रूप से ट्रैफिक चले। उसकी स्पीड जरूर धीमी हो जाती है कि वो धीरे धीरे, जिसे आप कहते हैं ट्रैफिक रेंग रहा है, लेकिन रुकने नहीं देते, ये हम प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ क्राइम बच्चों की तरफ से भी आए हैं आपके नोटिस में कि कुछ बच्चों ने क्राइम किया हो, बच्चों की तरफ से कोई जो शिकायत आई बच्चे है? पढ़ने आए हैं उनकी तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनके कुछ खिलाफ, बच्चे, जी। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर बच्चे अपराध कर रहे हैं तो उसमें अभी तक 1-2 केस ऐसे आए हैं कि वो बच्चे जो यहाँ कोचिंग करने आए थे असफल हो गए, अब यहीं रह रहे हैं वो किसी ने कोई छोटी सी दुकान डाल ली, कुछ कर ली, वो वापस नहीं जाना चाहता है, उसने 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, फिर वो सफल नहीं हुआ किन्हीं भी कारणों से, और उसे कोटा पसंद आ गया, तो उसने कहा जी मैं वापस बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जहाँ से भी आया था मैं तो वापस नहीं जाऊँगा, वहीं रहूँगा। तो अब आपकी कोचिंग का फेज तो पूरा हो गया, अब आपको यहाँ रहना है, तो वो कोई अपनी कोई दुकान लगा ली, आइसक्रीम की, जो भी कुछ कर रहा है, स्टेशनरी बेच रहा है, उनके तो आपसी झगड़े के केस 1-2 सामने आए हैं। क्राइम भी तो देखा जा रहा है, वो क्राइम भी कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ ना, वही बच्चे, ऐसे 2-3 केस मेरे सामने आए कि वो बच्चे जो किसी समय में कोचिंग के छात्र थे, आज नहीं है, लेकिन अभी वो हैं, कोई 24 साल का है, कोई 25 साल का है, उनके द्वारा अपराध किया गया, प्लस वो उसी क्षेत्र में सीनियर के रूप में मौजूद हैं। कोई नया बच्चा आया, मान लीजिए वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, तो उसको पता लगा भाई ये सीनियर है मध्य प्रदेश का, 8 साल पहले कोचिंग करता था, तो राय लेने, भैया बताओ कैसे होता है, तो वो एक कोई बड़े भाई की हैसियत से ऐसा करना है, वैसा करना है, तो यहाँ तक तो गाइडेंस दे रहा है, वो वाजिब बात है। वो दादागिरी करने लगता है, ये करेगा ना, ऐसा नहीं करेगा, तो वो जब होता है, ऐसे 2-3 केस आए तो हमने उनको बुक किया, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किए, उनको गिरफ्तार किया। तो वो सही है, उनसे भी हम पूछताछ करते हैं कि भाई आप कौन है, साहब मालिक ही है, इसको देखभाल कौन करता है, ये मैनेजर करता है। ये बच्चा, जैसे अभी जो लेटेस्ट केस मैंने बताया, 2 दिन पुराना केस था, कि उससे पूछा तो उन्होंने कहा था अभी 10 मिनट पहले निकल के गया है, जो उसका भाई था, और इसने दरवाज़ा बंद किया और आत्महत्या कर ली। तो हम वो मौका निरीक्षण करते हैं कि अंदर से बंद है, दरवाज़ा नहीं है, इतनी जगह है कि नहीं आत्महत्या कर ले, उसकी सारी फोटोग्राफी कराते हैं। क्योंकि पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं, उन्हें आने में 1-2 दिन का समय लगता है, उनको वीडियो करके, फोटोग्राफी करके एक-एक चीज़ दिखाते हैं। 1-2 पेरेंट्स ने कहा नहीं साहब जब तक हम नहीं आएंगे तब तक बच्चे को एज इट इज़ रखिए। हमने उसे समझाने की कोशिश करी, भाई ये डेड बॉडी ख़राब हो जाएगी, हम उतार। पोस्टमार्टम तो इनवेरिएबली, चाहे पेरेंट्स को आने में 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, उनकी प्रेजेंस में ही किया जाता है, उनकी मौजूदगी में ही किया जाता है। सर, देखा जाता है कि ये कोचिंग संचालक होते ही नहीं है जब उनके बच्चे सुसाइड करते हैं मोचरी के टाइम पे, तो क्या सर उनकी एक ड्यूटी नहीं बनती कि वहां जाके खड़े हो? देखिए, पुलिस की तरफ से हम आमना सामना भी कराते हैं। जो नहीं सर, जब पोस्टमार्टम का टाइम आता है, जब मोर्चरी में जाता है, वहाँ देखिए, वहाँ तो देखिए सिर्फ पुलिस ही संभालती है सारे मैटर को। देखिए, हमारा तो नैतिक दायित्व है, क्योंकि हमें ही वो पोस्टमार्टम करा। नैतिक दायित्व नहीं बनता कि उनका स्टूडेंट गया है? मेरे हिसाब से नैतिकता पर जाएं तो शायद बनता है, क्योंकि उनका बच्चा था, उनका कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर वो नहीं है तो मेरे पास ऐसा कोई कानूनन अधिकार नहीं कि नहीं आप आओ, खड़ा रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर नैतिकता की बात करें तो चूंकि आपका बच्चा था, आपके पीजी में था, आपके हॉस्टल में था, आपके कोचिंग में था, आप स्वयं नहीं तो आपका कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, बात वाजिब है आपकी। मॉरल वैल्यूज पे बिल्कुल वाजिब है। लीगली वो मेरे पास ऐसा कोई सर, हर समय ये देखा जाता है कि पुलिस ही अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी निभाती है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे हत्या हो, चाहे किसी भी तरीके के मामले हो, सुसाइड वाले मामलों में भी पुलिस अपनी नैतिक जिम्मेदारी। देखिए, हमें तो करना ही है, हमारी तो नौकरी है, हमारा कर्तव्य। संस्थानों को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे कराएं? अब ये तो उनसे ही आप पूछिए कि वो क्यों नहीं इसका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर केवल मोरालिटी पे संदेश है सर? मेरा तो संदेश है कि भाई देखिए, बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, माँ बाप ने आपके भरोसे छोड़ दिया है, कोचिंग वाले हो सकते हैं, वो पीजी वाले हो सकते हैं, वो हॉस्टल वाले हो सकते हैं, वो खाना जहाँ टिफिन खा रहा है वो हो सकते हैं, तो वो आपके भरोसे है बच्चा यहाँ पे, तो उसको संबल देना, उसको स्ट्रेंथ देना, उसको प्यार देना, उसकी समस्या का निराकरण करना सामूहिक जिम्मेदारी है। और उसी प्रक्रिया में पुलिस और प्रशासन भी जुड़ी है कि हमने अपने नंबर दे रखे हैं कि बेटा कोई दिक्कत है तुरंत हमसे बात करो। और आप कभी भी जवाहर नगर थाने, बोरखेड़ा कहीं जाएंगे तो हमेशा आप पाएंगे 10-5 बच्चे
वहाँ मौजूद मिलेंगे, कुछ पेरेंट्स मौजूद मिलेंगे जिनकी कोई ग्रीवियांस होती है कि साहब इनसे हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, इन्होंने पैसे ज़्यादा ले लिए हैं, खाना अच्छा नहीं दे रहे हैं। ये दिन भर उन थानों पे प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। सर, कोटा वासियों का आपका क्या संदेश है, क्या देना चाहेंगे आप? मैं तो कोटा शहर वासियों से यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोटा शहर पुलिस का वो अभी तक सहयोग करते रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहे, वो करते रहें। सारे त्यौहार हंसी खुशी से हम सब मिल कर के मनाएं, हिंदू मुसलमान सरदार सिख ईसाई जिसके भी त्यौहार हैं, ऐसा माहौल कोटा में रहा है, ऐसे माहौल में हम त्यौहार को मनाएं। उन्हें, चूँकि मैं पुलिस का मुखिया हूँ कोटा शहर का, मेरी कोटा शहर पुलिस के संदर्भ में कोई पीड़ा है, परेशानी है, मेरे दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले हैं। मेरा मोबाइल नंबर 24 घंटे ऑन रहता है। उन्हें कोई भी दिक्कत समस्या है, बेझिझक मुझे बताएं, मैं मेरी टीम के माध्यम से उनकी जो भी समस्या है, परेशानी है, उसके निराकरण का प्रयास करूंगा। आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से कोई किसी को वोट देगा, कोई किसी को वोट देगा, लेकिन मेरा आपके माध्यम से विनम्र आग्रह है, वोट जरूर दें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। वो ऐसा ना हो जिस दिन चुनाव होना है, मत का प्रयोग करना है, वो घर में बैठे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें, मत का प्रयोग करें, ताकि अधिकतम लोग जब मत का प्रयोग करेंगे तभी ये बात चरितार्थ होगी कि जनता की चुनी हुई सरकार सत्ता में आएगी। तो मत का प्रयोग करें और शांतिपूर्वक करें। इसमें पुलिस और प्रशासन का हमारा सहयोग करें। धन्यवाद एसपी साहब आपका। धन्यवाद मैं आपका मैडम और जननायक मीडिया हाउस का कि आप अपना समय निकाल करके आए और मीडिया के मैं रूबरू हुआ, आपके पाठकों के, सुनने वालों के रूबरू हुआ। मैं आभारी हूँ और आपके माध्यम से पुनः समस्त सुनने वालों से निवेदन करना चाहूँगा, कोटा शहर पुलिस के संदर्भ में कभी भी कोई उन्हें सुझाव देना हो, उन्हें संकोच दे सकते हैं। कोई परेशानी हो, वो मेरे मोबाइल नंबर, कंट्रोल रूम जो भी सहजता से उपलब्ध है उसमें बताएं। हम प्रयासरत हैं। हमारा नारा है राजस्थान पुलिस का, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। तो इस टैगलाइन को हम, जो हमारा पुराना नारा था, उसके साथ चरितार्थ करते हैं, सेवार्थ कटिबद्धता। सेवा के लिए हम कटिबद्ध हैं ताकि आम जन के मन में विश्वास रहे और अपराधियों में भय रहे। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद सर, धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जी नमस्कार, आप अभी सुन रहे थे हमारे पुलिस अधीक्षक को, एसपी साहब जी को। तो आप देखते रहिए जननायक, पढ़ते रहिए जननायक। तो अभी आप सुन रहे थे कोटा पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी को। उनका कहना है कि पुलिस साल के 365 दिन काम करती है, इस बीच वह अपने परिवार को समय भी नहीं दे पाती। उनका पूरा प्रयास है कि जितने भी अपराध हो रहे हैं उनको रोका जा सके। तो आप मेरे साथ देख रहे थे जननायक, देखते रहिए जननायक, पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।